बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगुनाह कैदी चैनल में आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम 7/11 बॉम्ब ब्लास्ट केस के कैदियों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 12 बेगुनाह कैदियों को बाइज़्ज़त बरी किया और ये एक झूठे केस से और एक लंबी गलत सज़ा से समझिए ये बाहर आए। आज हमारे साथ मौजूद है इस केस के एक बहुत ही अ, जिसे कहिए मज़लूम या जिन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद और जुल्म हुआ, हमारे साथ मौजूद है नवेद हुसैन खान, जिनका ताल्लुक़ यूँ तो हैदराबाद से रहा है। वो मीरा रोड में भी रहे हैं और पढ़े लिखे काबिल एक कम उम्र में ही 25-26 साल की उनकी उम्र थी जिस वक्त उनको गिरफ़्तार किया गया और फांसी की सज़ा उनको दी गई थी और 19 साल के बाद ये आए हैं। बेगुनाह कैदी चैनल को इस बात का भी एज़ाज़ हासिल है कि पहली बार नवेद हुसैन खान जो है हमसे बात करने के लिए तैयार हुए और वो खुल करके आज अपनी बातें हमारे सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। तो नवेद भाई, आपका बेगुनाह कैदी चैनल में इस्तकबाल है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमसे बात करने के लिए आमादगी ज़ाहिर की। तो सबसे पहला सवाल जो हम ये जानना चाहेंगे कि अब चूँकि आप 19 साल के बाद बाहर आए हैं और फांसी यार्ड में आप कैद थे कई सालों तक, जब आप उसको पलट के देखते हैं, याद करते हैं, आज आपको कैसे फ़ील होता है? क्या आपको डरावना ख्वाब लगता है? क्या वो चीज़ें बार बार आपको पलट करके ख्वाब में या चीज़ें रिपीट होती है? कोई ऐसा अनजाना खौफ महसूस होता है? आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, खौफ तो महसूस नहीं होता उसके बारे में कि एक बार जब तवक्कल आता है इंसान को, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा जब करने लगता है, तो दो चीज़ें होती है। एक, आपको जो है पता होता है कि मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ में है। बिल्कुल। तो डर का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको जो है अल्लाह ताला ने जो है अपने कलमात सिखाए हैं, जो आपके डर में, खौफ में आपकी जो है मदद करते हैं और आपको कभी कोई खौफ महसूस नहीं होता। 19 साल में मैं बोलूँ तो मुझे कभी कोई, यानी शुरुआत में जब ईमान की जो अपनी वो रहती है कि कब मालूमात नहीं है, तभी ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद में जब एक बार जब हमने पढ़ना शुरू किया, अपनी मालूमात बढ़ाई, उसके बाद में फिर सब खौफ ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसा लगता है कि यानी कि हम जो है एक हॉस्टल में अब पढ़ाई करने गए थे और बहुत कुछ सीख कर बाहर आए। अभी आपने कहा कि आपने बहुत कुछ जेल में जाके सीखा है, तो आप ये बताइए कि आपने जेल में कौन-कौन सी लैंग्वेजेस सीखी, कौन-कौन सी किताबें पढ़ी, क्या सीखा? सबसे पहले मैंने उर्दू पढ़ना सीखा, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती थी और उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों सीखा मैंने। हमारे साथ में बहुत अल्लाह ताला का करम हुआ कि ऐसे-ऐसे लोग भी थे जो आलिम थे, जो कैलीग्राफर थे, जो उर्दू के यानी कि बोलते हैं उर्दू दाँ थे। तो उन्होंने जो है हमको जो है एंटरटेन किया, सिखाया। तो 3 फ़ॉन्ट सीखा मैं, लिखना कैलीग्राफी में, और उर्दू सीखी, और उसके बाद में फिर अरबिक लैंग्वेज भी सीखा कि कुरान में असल में लिखा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको जो है बताते हैं कि जो है आप जो है समझ नहीं सकते इसको, और आपको कैसे समझ में आएगा, ये इसकी बात सुननी है, उसकी बात सुननी है नहीं। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, खुद ही सीख लें और खुद ही समझ लें क्या है। तो वो एक बड़ा, यानी कि उसके अंदर कि ये क्यों करना है हमको इसको, तो उसका जो है अरबी मैंने सीखी, और अब मैं जो है कुरान जो है अरबी पढ़ के ही समझ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश मैं पहले से जानता था, और नई लैंग्वेज एक अपने आप को चैलेंज करने के लिए मराठी सीखी मैंने, और मराठी में ही मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया। माशाल्लाह। इग्नो से? जी नहीं, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से।
तो ये जो आप पढ़ाई जो करते थे, ये सारी चीज़ें सीखी, तो ये ज़रा पढ़ाई का जो सिस्टम है जेल के अंदर, इग्नो से या यशवंत राव से, वो सिस्टम क्या है? आसानियाँ हैं या रुकावटें रहती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है? देखिए, पढ़ाई को जो है जेल में ख़ास तौर पे बढ़ावा नहीं दिया जाता, जो कि एनकरेज भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो उनका एक एटीट्यूड बना हुआ है कि ये लोग सुधर ही नहीं सकते। जी। तो ये चीज़ें फजूल अंदर लाके फ़ायदा क्या है। लेकिन हमारे साथ में कुछ साथी थे जिन्होंने जो है एप्लीकेशंस की इग्नो को, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को, क्या यहाँ पे सेंटर खोला जाए। जी। तो वो सेंटर उन्होंने खोला और बहुत सारे लोग एनरोल हुए और बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदा हुआ उससे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सैडली जो है नहीं होती है। और किसी को अपने लिए पढ़ाई करना है तो उसे लड़ना पड़ता है कि मुझे पढ़ना है, कोर्ट जाकर ऑर्डर लेने पड़ते हैं कि मुझे बाहर भेजा जाए एग्ज़ाम लिखने के लिए। यानी कि आपको अगर लगन है तो आप पढ़ सकते हो, आप अगर थोड़ा सा अगर कोताही करते हो उसमें तो आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ना है तो लड़ना है, लड़ना है और लड़ना है तो पढ़ना है। पढ़ना है, दोनों जो है लाजिम और मलजूम है गोया के। एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। तो मतलब बाहर जो लोग पढ़ रहे हैं वो लड़ने के लिए, और जो लड़ रहे हैं वो बाहर- अंदर जाके पढ़ने के बाहर लिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वो खुश नसीब है, उनको जो है बिना उसके तो वो पहचाने के उनके पास क्या है, जी। वैल्यू करें उसको, जी। और ऐसी नौबत ना आए कि जहाँ पे लड़ना पड़े जी। पढ़ने के लिए। हमारे जो नाजरीन हैं ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 12 कैदी अलग अलग जगहों से पकड़े गए, गिरफ्तार किया गया, तो आप पे क्या इल्ज़ाम था बेसिकली, और डिफेंस क्या था आपके पास? देखिए, शुरू में जब वो मुझे लेकर आए, वो सिर्फ एक फ़ोन नंबर के हिसाब से लेकर आए थे, जो कि उनके पास एक आदमी पकड़ा गया था और उसके पास से मेरा फ़ोन नंबर, जो कि रात में ज़्यादा उस पर कॉन्टेक्ट हुआ था। तो उनको पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। और यानी मेरे आने से पहले जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको पता था कि मुझे कहाँ डालना है। अच्छा। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ऐलान भी कर दिया था, जबकि मैं कोर्ट में पहुंचा भी नहीं था, अच्छा। कि मेरा क्या रोल है और मैंने क्या किया है। अभी इंट्रोगेशन आपसे हुआ नहीं है? नहीं, और उन्होंने सब बता दिया था। बस उसके टेलर मेड जो है मेरे ऊपर जो उस तरह से इंटरोगेशन किया गया कि मुझे बताया गया कि तुम्हारा ये रोल है और तुमको ऐसे मानना है। और वो मनवाने के लिए उन्होंने मुझे मारपीट की मेरे साथ में, और साइन लिए कन्फेशन के ऊपर। तो इस कन्फेशन को जो बोलते हैं, कन्फेशन नहीं होता है, स्टोरी खुद ही लिख ली जाती है, आपसे सिर्फ साइन लिया जाता है उसके ऊपर। जी। और वो साइन लेने के लिए माँ, बहन, बाप, भाई, इन सबको जो है इस केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। जी। और ये धमकी जो है नहीं सह पाता आदमी, मार खा लेता है अंदर, कितने भी दिन तक मार खा लेता है, पैर सूज जाते हैं, हाइट बढ़ जाती है, इतना मारते हैं पैरों पर, हाथों पर इतना मारा जाता है। फिर उसके बाद में पैरों को चीरा जाता है, यानी कि 1 हफ्ते तक आदमी जो है पेशाब के अंदर खून बहाए अपना। तो ये सब तरह की अजियतें होती है, वो सह लेता है आदमी। लेकिन जहाँ घर वालों के ऊपर बात आती है, वहाँ घर वालों को बचाने के लिए जो है आदमी सोचता है कि यार मेरे घर वाले क्यों जाए, ये सब चीज़ें वो क्यों झेले। चलो, हमको उनको फंसाने का उन्होंने तय कर ही लिया कि इनको फंसाना है, तो हम फंस जाते हैं, घर वालों को तो बचा लेते हैं। तो यहाँ पे आके वहाँ पे आदमी टूट जाता है। तो बेसिकली प्लांटिंग का इल्ज़ाम आप पे लगाया गया था कि आपने ट्रेन में एक बम प्लांट किया है जिस फटा और इसमें इतने लोग मरे। तो डिफेंस की जो अगर बात करें, डिफेंस का आपका क्या था? डिफेंस में मेरे पास जो है मेरे कॉल के रिकॉर्ड थे। मैं पोस्टपेड फ़ोन यूज़ करता था, बिलिंग, और मेरे जो टावर लोकेशन है जो इसमें आता है, तो वो कहीं भी ये नहीं बताता था कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई हो, या जहाँ पे प्लांटिंग हुई हो, या जहाँ पे जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, वो कहीं भी और कोई भी लोकेशन ब्लास्ट हुआ उस दिन कहाँ थे आप? मैं हैदराबाद में था। यानी बम्बई में 11 जुलाई को शाम में 6 साढ़े 6 के बीच में ब्लास्ट हो रहा है और आप हैदराबाद में जी। और ये टावर लोकेशन आपका मोबाइल में भी ये बता रहा है। जी। वो लोकेशन कहाँ है? वो टावर तो सीडीआर कहाँ है? वो सीडीआर इन्होंने जो है हमको 8 साल तक निकालने नहीं दिया। अच्छा। और जब हमने जो है कोर्ट में एप्लीकेशन किया कि हमको ये सीडीआर और लोकेशन दिया जाए, तो तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हम इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं दे देंगे। और कभी ऐसा सेव फाइल किया है कि वो डॉक्यूमेंट जो है नष्ट हो गए हैं, गुम गए हैं, वो हमको मिल नहीं रहे हैं।
तो इस तरह से अलग अलग बहाने बनाकर जो है हमारे को जो है वो उससे चीज से स्टॉल करते हमको जो है उससे जो है महरूम रखा गया। और फाइनली 8 साल होने के बाद में हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है वो कहा कि हाँ ये निकाल कर देना चाहिए। तो तब भी उन्होंने जो है एक बहाना ऐसा सोचा कि इसको जो है इतना महंगा कर देते हैं कि इनके हाथ से बाहर रहे। तो नोडल ऑफिसर को बुलाया गया, जिन्होंने कहा कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करके दे सकते हैं, लेकिन एक कॉपी के 60 लाख रुपए लगेंगे जी। एक आदमी के फोन। तो हम कहाँ से लाते इतने अमाउंट? जी। 10, 11, 12 लोग या 13 लोगों के पास जो है वो अमाउंट कहाँ से आएगा? तो फिर ऐसा हुआ कि कोर्ट ने जो है, सेशन कोर्ट में जज साहब ने कहा कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूस किया जाए। तो अब लेकिन वो डेटा इतना पुराना और उसको जो है निकालने में पता नहीं क्या हुआ उनका प्रोसेस का, ये कि पूरी कोई भी डिटेल जो है, इंफॉर्मेशन जो उसमें थी वो पूरी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बात तो आ गई थी कि लोकेशन कहीं भी किसी का नहीं मैच हो रहा था ट्रेन में कि वहां पे वो इस समय यहाँ पे नहीं है, ना चर्चगेट पर है, ना बांद्रा में है, जिस तरह एलिगेशन किया गया कि बांद्रा में जो है वहां से लेकर गए, तो वहां पे भी नहीं दिखाया वो। तो जब वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता था कि ये इसके अंदर इनका लोकेशन मैच नहीं होता, इसलिए उन्होंने स्टॉल किया 9-8 साल तक और कभी दिया नहीं। और जब दिया तो फिर वो ऐसा दिया कि कोई काम कर रहे नहीं वो। तो इस तरह से जो है धांधली बोला जाए कि ये पुलिस की रही अपने आप को बचाने के लिए। अब हमारे पास तो सबूत ये था कि भाई ये मेन सबूत यही है कि भाई आपका लोकेशन है कि आप वहाँ पे हो। तो जज साहब ने भी एक चीज़ ऐसी की उसके अंदर कि उन्होंने कहा कि भले ये इनके लिए फेवर में है, लेकिन ये बॉडी पार्ट नहीं होता मोबाइल। यानी हमारा जो डिफेंस जो हमको काम दे रहा है, यानी हमारे फायदे का है, तो जज साहब उसका फायदा खत्म कर दे रहे थे जी। तो ये जो है हमको बहुत अजीब लगा था कि ये क्या है, लेकिन दिखाई देने लगता है कि आपके साथ में अब क्या अंजाम होने वाला है आगे। तो सब्र अल्लाह ताला देने वाला है और सब्र हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने बताया कि जो इल्ज़ाम आप पे लगाया गया था प्लांटिंग का, और उसके नतीजे में इतने लोग हलाक हो गए, इतने लोग ज़ख्मी हो गए, और आपने ये भी बताया कि कन्फेशन रेडी था, बस आपको साइन लेने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था। वो जो टॉर्चर हुआ है, थोड़ा वो जो मोटा मोटा कल मुझे लगता है करीब 30 दिन आपको पुलिस कस्टडी में रखा गया था, 30 दिन आपके साथ टॉर्चर होता रहा। वो मोटे मोटे टॉर्चर्स क्या थे? देखिए, एक बेल्ट होता है चक्की का, चक्की को जो घुमाता है उस तरह का एक मोटा बेल्ट होता है, उसको लकड़ी के ऊपर जो है कीले ठोक कर लगाया जाता है, और उस पर हर बेल्ट पे एक मैसेज लिखा होता है, मेरी आवाज़ सुनो, आप आए बाहर आई, मैं सच बोलूँगा, ऐसे अलग अलग तरह के। तो इसके पीछे क्या है, वो क्यों लिखते थे ऐसा मैसेज? तो वो जो है ताकि लोगों को डर महसूस हो उससे। अच्छा। कि आप आए बाहर आई, मतलब यानी कि आपकी खातिरदारी के लिए ये पट्टा जो है बाहर आया है। अच्छा। और अब बस आपको जो है मैं सच बोलूंगा, यानी मार खाकर बोलूंगा। तो उससे जो है हथेलियों पे और पैर के तलवों पर जो है मारा जाता है। एक कांस्टेबल आपके पीछे की तरफ खड़ा होता है, आपके हाथ को जो है पीछे बांध दिया जाता है, और आपके पाँव जो है दोनों सामने की तरफ कर दिए जाते हैं ताकि तलवे जो है अच्छी तरह से एक्सपोज हो। एक आदमी घुटने पर जो है बैठता है और उनको फर्म जमा कर रखता है ताकि ये हिले नहीं जी। और तीसरा आदमी उस तरफ खड़ा होता है जो जोर जोर से पैरों के नीचे वो पट्टे से मारता है, और कुछ लोगों को गिन के मारते हैं, कुछ लोगों को जो है अनगिनत मारा जाता है। तो बेहोश होने तक जो है वो मारा जाता था, और उसके बाद में फिर जब होश आ जाए तो रस्सी होती थी जिसके ऊपर जो है गांठ बंदी होती है, उस पर चलने के लिए कहा जाता है, या फिर ऐसे ऊंची जगह से आपको नीचे कूदने के लिए कहा जाएगा कि दोनों पैर आपके साथ में आए, ताकि वो पैर में जो सेंसेशन चला गया है और सुन पड़ गया है, नीला पड़ जाता था पैर, तो वो जो है उसको उतारा भी जाता, थोड़ी दब जाए, कम हो जाए। हाँ। तो उसके बाद में हाथों के लिए समझो, हाथ जो सूजे तो उसके लिए कागज के बॉल बनाने के लिए दिए जाते थे किन को, और सोने दे दिया जाता था। यानी एक रेलिंग होती है जिसमें जैसे चैनल गेट होता है, उसमें ऊपर रेलिंग होती है, तो वहां पे आपकी हथकड़ी को लगा देंगे इस तरह से कि आप ना बैठ सको ना टेक सको, और सोना तो बहुत खड़े खड़े तो सो नहीं पाते, तो रात भर जो है इस तरह से खड़ा ना होता, और वो रस्सी को नीचे रखा जाता था कि उस पर पैर चलते रहे जी।
इसके अलावा जो है गालियाँ, और कोई भी आ रहा है तो वो एक सवाल पूछता है, और वो सवाल जो है ऐसा होता था कि हमको ऐसा लगता था कि क्या इस वजह से तुम आप हमको यहाँ लाए हो। जैसे कि कोई जो है बोलता है कि पाकिस्तान जीतती है तो तुम लोग बम फोड़ते हो, पटाखे। पटाखे। तो मैं कहा मैं तो क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप जो है मुझे जो है ये सब चीजें बोल रहे हो, मतलब इस वजह से लाए हो यहाँ पे कि मतलब मैं पटाखे फोड़ता हूँ इसलिए मुझे लेके आओ यहाँ पे। हालांकि गिरफ्तार किया बम ब्लास्ट के केस में। और ये यानी कि अजीब, एक साथी हमारे थे वो टीचर है, उनको जो है कांस्टेबल पूछता है आके कि आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ। यही पढ़ाता है। तो वो कहते हैं कि ये पढ़ाता है तू। तो अब ये क्या कौन से टाइप के सवाल है, तो मतलब ये साइकोलॉजिकल एक टॉर्चर, और आपको डाउनग्रेड करना और बेइज्जती करना, ये बार बार ये तो रहता ही है दिमाग में, और साथ में मारा मारी। नहीं, इससे जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सिंसियरिटी दिखाई देती है, कितनी अनसिंसियर है। आप किसी एक केस में इंट्रोगेशन के लिए आपने अरेस्ट किया इतने सीरियस एलिगेशन के साथ, और आप जो है उटपटांग सवालात कर रहे हैं। तो आपने टॉर्चर की बात कर रहे थे, तो टॉर्चर आपने एक पट्टों का बताया, एक ये तो एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट दूसरा एक लकड़ी का जो है टेबल होता है जिसमें टायर होते हैं, तो हाथ गाड़ी जिस तरह से होती है वैसे उसके ऊपर लिटा कर आपके चेहरे पर एक टॉवल रखा जाता है, और नाक और मुंह पर पानी डाला जाता है जग से। अच्छा। और साथ ही साथ आपको जो है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मॉनिटर भी लगा होता है, ताकि वो ब्लड प्रेशर चेक या मॉनिटर किया जाए कि आप ये बेहोश तो नहीं होने वाला, ये लो नहीं, तो आपकी जो है सांस रुकती है, आप सांस नहीं ले सकते हो, और यानी डूबने जैसे आपको एहसास आता है। क्या आपके नाक और मुंह के ऊपर जो है पानी से जो है पूरा वो पैक हो गया है, और आपको जो है सांस लेने नहीं आ रहा, तो आप जो है तड़पते हो बहुत। और तो ये जो है टॉर्चर चलता है बहुत घंटों तक चलता है। वाटर बोर्डिंग जिसे वाटर बोर्डिंग बोलते हैं इसको। जी। तो इसके बाद में जो है सोडियम पेंटोथोल करके इंजेक्शन आता है, वो लगाया जाता है वो, और उसके बाद में जो है ट्वीजर से कान नोचे जाते हैं, और सर पर जो है खुले हाथ से थप्पड़ मारे जाते हैं। तो ये इलीगल नार्को एनालिसिस है जो किया जाता है। आप पे कितनी बार हुआ है? मेरे पर जो कोर्ट से परमिशन लेकर किया गया वो 2 बार बेंगलोर में हुआ, और लोकल में 3 बार। एक पुलिस कस्टडी में हुआ? जी जी, 5 बार हुआ टोटल। तो आप वाटर बोर्डिंग का टॉर्चर बता रहे थे, उसके बाद यानी कि जैसे कि आपको जो है एक चीज़ के बाद दूसरी पे इधर पे जैसे कोई चीज़ होती है वैसे, यानी कि यहाँ वाटर बोर्डिंग खत्म हो गई, उसके बाद अंदर ले जाके मारना है। तो वहाँ पे एयर कंडीशन की जो है एक रूम होता है जो साउंड प्रूफ रूम बोलते हैं जिसको, ताकि चीख मारने की आवाज़ बाहर ना आए। तो वहाँ पर ले जाया जाता है, वहाँ पे जो है आपको जो है पूरे कपड़े निकाल दिए जाते हैं, और वहाँ पे आपकी जो है 5-6 लोग मिलकर आपको मारते हैं लातों से, घूसों से, डंडे भी इस्तेमाल करते हैं उसमें, और पट्टे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें होती है, और ये सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम जो है मारा जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह भी? नहीं, मुझे नहीं दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा। और वो सूर्य प्रकाश ऑयल वगैरह? नहीं, ये मुझे इस्तेमाल नहीं किया गया इसके। अच्छा। तो बेसिकली ये टॉर्चर आपके ऊपर जो हुआ है, मेन ये था कि कन्फेशनल स्टेटमेंट पे साइन किया। जी बिल्कुल। अगर हम आगे बढ़े तो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने साइन कर दिया इस टॉर्चर की वजह से, फिर आपको उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे कन्फेशन कहने के लिए कहा है, याद करने के लिए पहले दिया, फिर कहा कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, और उसको उन्होंने सेल भी कर दिया मीडिया हाउसेस को। ये ज़रा बताइए इसके पीछे क्या रहा? देखिए, इसमें 2 ऑफिसर थे जो जिनके पास यानी जो इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे, तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि अभी देख, सब जो है कन्फेशन वगैरह सब हो गया है, इसको जो है तेरे को जो है थोड़ा सा एक्टिंग करके कैमरे के सामने बोलना है, और ये हम जो है बड़े साहब को दिखाएंगे। तो ये ज़रा इसके ऊपर तुमको ये पढ़ ले जो भी लिखा था उसके अंदर, और ये इसके हिसाब से तू बोल। वो टाइप रिटन था? नहीं, हैंड रिटन था वो। अच्छा। हैंड रिटन था, और उसको जो है पढ़कर याद करके
उस तरह बोल रहा था, और वो नीचे भी रखा हुआ था टेबल के नीचे, जैसे कैमरे के एंगल से दिखाई नहीं देता था। अच्छा तो अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ या कुछ है तो मैं पढ़ सकता हूँ नीचे से, ऐसा। अच्छा, इस वो तरह से। एडिटिंग भी करते थे? जी। तो इस तरह से जो है रात में कुछ 2 या 2:30 बजे का वक्त था जब कन्फेशन देके यहाँ वापस आया, तो तब एक रिकॉर्ड किया गया उसमें। लेकिन हुआ ये कि मेरे हाथ में मारपीट की सूजन और निशान थे, और पैर भी थे, और जो कैमरामैन था उसने जो है हाथ और पैर भी ले लिया। ऊपर से नीचे तक जो है रिकॉर्ड कर दिया था। तो ये होने के बाद में वो दोबारा आए मेरे पास और कहे कि जो पहले जो तूने जो कहा था वो ठीक था, थोड़ा सा उसमें और एक्टिंग कर, थोड़ा सा ऐसा नेचुरल लगना चाहिए। जी। और बोले पहले वाला जो है वो खराब हो गया है थोड़ा सा, तो वापस से रिकॉर्ड करना है। तो ये दूसरी वाली और एक फिर रिकॉर्डिंग उन्होंने बनाई, और ये जो है आज तक चैनल को जो है बेची गई। और एनिवर्सरी जब हुई 2007 में 11 जुलाई की, तब उसको जो है न्यूज़ में दिखाया गया। तो आपको ये जो टॉर्चर की वजह से, तो मजिस्ट्रेट के सामने और डीसीपी के सामने आपने कन्फेशन पे साइन कर दिया टॉर्चर की वजह से, ये जो मामला रहा, ये जो वीडियो का आपको जो 2 बार आपसे रिकॉर्डिंग करवाई गई, इसके लिए आपको किस बात पे मजबूर किया गया? यानी कौन सी मजबूरी थी? ये टॉर्चर ही था मेन फैक्टर, या घर वालों का कुछ फैक्टर्स थे इसको भी पकड़ देखिए, लेंगे? इसके पीछे ये था, धमकी ऐसी थी कि तेरा भाई और तेरा जो बाप है उसको हम लेकर आएंगे, और तेरे साथ में वो भी यहाँ पे तेरा नंबरकारी रहेगा। तो नंबरकारी में बताऊं कि को अक्यूज को बोलते हैं, जी। तो उनको भी इस केस में फंसा दिया जाएगा। तो जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा तू कर। तो ये धमकी जो रहती है, आप अपने घर वालों को बचाने के लिए जो करते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जी। तो ये उसी का एक पार्ट आता है कि आप घर वालों को बचाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। और वहाँ पे एक ग्लूम ऐसा होता है कि माहौल ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है कि अब कितने दिन आपको यहाँ रहना है, और इतने दिन गुजर चुके हैं, और कितने दिन मुझे यहाँ रहना है पता नहीं है। अब खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गई है, अब आगे कुछ नहीं है, इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो जब ये सब कुछ खत्म हो चुका है तो मैं दूसरों को क्यों आने दूँ, दूसरों को क्यों फंसूं? मैं जब जा रहा हूँ तो पूरी तरह से मैं ही चला जाऊँ। इस तरह से सोचकर आदमी जो है ये कदम उठाता है, और उनके साथ में जो है कुछ करने की, या जो जैसा कहते हैं वैसा करने के लिए राजी हो जाता है। आपने टोटल 19 साल गुजारे हैं, 9 साल अंडर ट्रायल की हैसियत से और 10 साल कन्विक्ट या फांसी वाले उसकी हैसियत से। इन दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हो? दोनों कस्टडी, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। अंडर ट्रायल में जो है आपका समझो, अनऑफिशियली बोलूँ तो हनीमून पीरियड जैसे बोलते हैं वैसा होता है वो, कि आपके पास कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, आप खाना खा सकते हो घर का लेकर, आप जो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इसके जुमरे में बैठते हो। तो यानी वो वक्त होता है आपका जब आप कोर्ट भी जाते हो रेगुलरली, आपसे मिलने के लिए लोग आते हैं, आपको कोर्ट से परमिशन मिलता है कि मैं अपने घर वालों से 10 मिनट मिल लूँ, 20 मिनट मिल लूँ, या जो भी है टाइम, तो कोर्ट अलाउ करता है और आपको मिलने दिया जाता है। और फ़ोन की आपको फैसिलिटी मिल जाती है कि आप जो है नंबर देते हैं, जो वेरीफाई होता है, वो जो साथ में आपके कांस्टेबल होता है वो जो है जाकर फ़ोन लगाता है और सामने वेरीफाई करता है कि सामने जो बोलने वाला आदमी है वो यही है या नहीं है, और उसके बाद में फिर आपको 20 मिनट बात करने देता है, कोर्ट से ऑर्डर मिलता है आपको। तो ये चीज़ें होती है, साथ में खाना है, घर का खाना आप ले सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो जेल के अंदर आपको मिलती नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप कोर्ट के ऑर्डर से ले सकते हो। आपके पास कपड़े होते हैं, आपको उसकी तंगी महसूस नहीं होती कोई चीज़ की। लेकिन कन्विक्ट होने के बाद में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और आपके पास बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और लिमिटेड सामान होता है, लिमिटेड कपड़े होते हैं, और आपके पास हर चीज़ पे एक लिमिट बैठ जाती है। तो उसी लिमिट में आपको रहना है और वैसे ही कोप करना है। जो नहीं कर पाता फिर उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उसको पनिशमेंट किया जाता है, आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये मेंटल जो है आदमी की स्थिति जो है बोलते हैं ख़राब होती है, वो कन्विक्शन में होती है। अंडर ट्रायल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो दोनों के कंपैरिजन में जो है हमको जो है दोनों चीज़ों से सबक मिला कि भाई ये चीज़ें हमारे पास आसानियाँ थी और ये चीज़ें नहीं है। तो कन्विक्ट जब हम हुए तो हमने देखा कि भाई हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐश में उसमें थे, बहुत अच्छे से थे, और कन्विक्ट लोग जो हमसे पहले बहुत जो है कन्विक्ट हुए हुए उसमें वो लोग किस तरह से रह रहे हैं और उनके पास क्या नहीं है।
तो हमने फिर उसके लिए एप्लीकेशंस की कि कैंटीन, जेल की जो प्रिजन कैंटीन होती है उसमें या कुछ सामान चालू हो, कोई चीज़ खाने की ऐसी मिल सके। तो वेट कैंटीन शुरू हुई, जिसमें अलग तरह की यानी वेज टाइप की भाजी, स्पेशल भाजी बना कर दी जाती है। गीला? नहीं, वेट यानी कि वजन करके दी जाती है, जो अच्छा। आप वजन से ले सकते हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो भी आपको लग रहा है। अच्छा। आपके पैसे आप जो है देकर, आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, अच्छा। जो आप जो है घर से मंगवाते हैं, वो पैसे से आप जो है भाजी ले सकते हैं। तो दूसरी चीज़ें भी आती है, कुछ स्वीट्स आती कभी। तो ये बंद हो चुका था 2007 में जी। और उसके बाद में ये अभी 2016 में इसकी एप्लीकेशन की गई थी देखने के बाद में। और तभी हमारे एडीजी जो थे, तो भूषण कुमार उपाध्याय साहब थे, जो कि प्रिजन लैंग्वेज में उनको देव मानुस कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है इसकी एक एप्लीकेशन बना के दे दो, और सुपरिटेंडेंट को कहा था रिकमेंडेशन के साथ में ज्वाइन कर दो, मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करता हूँ। और उन्होंने किया भी, इसका श्रेय देना चाहिए उनको। तो उन्होंने जितनी यानी कि योगा जैसी जो करता है या सीखता है और उसका एग्ज़ाम देकर पास होता है, तो उसको 3 महीने उन्होंने माफ़ी भी की है। तो अच्छे काम उन्होंने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस भी किए, तो उनका जो है यानी कि शुक्र अदा किया जाए, तो वो भी यानी कि कैदी के हिसाब से। और कन्विक्ट जो है यानी बहुत मजबूर और लाचार अपने आप को महसूस करता है, हेल्पलेसनेस की बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है उसको। और सबसे पहली यानी सबसे ज़्यादा उसको जो बात लगती है वो ये है कि घर वालों से वो मिल नहीं सकता। इस सोसाइटी के साथ साथ घर वालों से भी उसका पूरा रिश्ता नाता जो कट हो जाता है, फ़ोन पे वो बात नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने फ़ोन शुरू हो, ऐसी फैसिलिटी हो, क्योंकि कोविड जब आया था, कोरोना काल आया, तो उसमें जो है मुलाकात बंद हो गई, क्योंकि एक जगह बहुत सारे लोगों को जो है जमा नहीं कर सकते थे। और मुलाकात कक्ष जो जेल के बाहर जो होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ पे सब लोग एक साथ जमा होते हैं, तो वो बंद कर दिया गया था। तो चेन्नई में एक जो है ऑफिसर ने जो है अपने फ़ोन से कैदियों को घर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करवाई थी। तो वो जो है सब लोगों ने सोचा कि ये भी जो है एक अच्छा माध्यम है, इसका इस्तेमाल करके हमें दूसरी जेलों में भी इसको लागू करना चाहिए। उस तरह से उन्होंने वो लागू किया और हमको भी वो फैसिलिटी मिली। तो फ़ोन पे बात किए, अब कोई मिसयूज़ ना हो, यही ज़्यादातर जो है जेल के प्रशासन वगैरह उनके जो सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो यही होता है, इसका मिसयूज़ ना हो। तो वो उसके सारे जो है क्या क्या उसके लिए जो रखना पड़ेगा उनको, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सब देखकर उन्होंने जो है ये इसको जो है परमानेंट शुरू कर दिया, जिससे अब कैदी जो है बात कर सकते हैं घर पर। तो खाने की चीज़ें और घर पर मुलाकात और फ़ोन पे बात करना, ये 3 चीज़ें जो है ऐसी बड़ी बड़ी जो हमने एप्लीकेशन करके जो है शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्होंने भी किया था। तो ये क्या था कि कॉमन एक ऐसी चीज़ थी कि सबको इसकी ज़रूरत है। तो ये जो है शुरू हुआ अंदर, और इससे जो है बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये हमको जो है ये बातें अंडर ट्रायल में नहीं पता चल रही थी, क्योंकि हमको इसकी कोई कमी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन कन्विक्ट होने के बाद में ये कमी जब महसूस होने लगी, तो हमने सोचा कि ये ऐसा कुछ चीज़ है जो हमको करना चाहिए, और पढ़े लिखे होने का अगर कुछ हम नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने लिखने का। तो इस तरह से हमारे साथ में जो दूसरे साथी भी थे वो भी दूसरों की मदद बहुत करते थे। किसी को बेल एप्लीकेशन लिख कर देना है, किसी को एप्लीकेशन बना कर देना है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई छुट्टी पे जाना चाहता है, कोई फ़ोन की एप्लीकेशन है, कोई किसी को कुछ सामान मंगवाना है। तो ये मदद हम छोटी मोटी ये हमने की और करते रहते थे। मैं एक बहुत जज्बाती सवाल पूछने जा रहा हूँ। आपका पहले दिन से ये दावा है कि आप बेगुनाह हैं, आपको एटीएस ने इस केस में झूठा फंसाया है, आप पीछे पाए, और 9 साल तक आपने ट्रायल लड़ा बहुत जी जान लगा के, और जिस दिन जजमेंट होने वाला था उस दिन आपको ये पूरी उम्मीद थी कि आज हम सब बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन अदालत ने आपको गिल्टी करार दिया और अदालत ने आपको फांसी की सज़ा दी। उस दिन आप क्या फील कर रहे थे? उस दिन फील कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मेंटली तौर पे मैं प्रिपेयर था उसके लिए। अच्छा। और कुछ 2 वकील थे जिनसे मैं बात करता था, जो हमारे केस से रिलेटेड नहीं है, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, लेकिन उनको मैंने कहा था
4 साल पहले ही कह दिया था कि हम लोग जो है, हमको जो है यहाँ पे तो फांसी लगेगी। आपने कह दिया था? जी, आप ये भी कह रहे कि बेगुनाह हो और आप ये भी कह रहे कि फांसी लगेगी। क्योंकि जो जिस तरह से केस चल रहा था तो वो उसी दिशा में जा रहा था। क्योंकि मुझे तो खास तौर पे ऐसा लग रहा था, मैंने किसी ज्यादा लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, तो ये तो होने वाला है, ये दिमाग में एकदम बैक ऑफ माइंड था। क्योंकि पब्लिक आउटक्राई है, उसको चुप करवाना है, तो उसके लिए पॉलिटिकल क्या क्या गेम होते हैं वो हमारी सोच और उसके स्तर से काफ़ी ऊपर रहते हैं। ये हमको बाद में पता चलते हैं कि ये क्यों हुआ है, किस लिए किया गया है। तो जब सज़ा लगी और जज कहते हैं कि आपको कुछ कहना है, तो तब मैंने उनको कहा था, ये रिकॉर्ड पे भी है कि आई एम नॉट डिसहार्टेंड, आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी एंड आई विल अप्रोच द हायर कोर्ट्स, इफ नॉट हायर कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, सो दैट इज देयर, ये ऑप्शन मेरे लिए खुला है। तो आई एम नॉट डिसहार्टेंड ये मैं बोल चुका था और ये सच कहा था मैंने। और आज भी मैं आपको इतने साल के बाद में जो बता रहा हूँ तो सच बता रहा हूँ कि मैं डिसहार्टेंड था नहीं, क्योंकि मुझे मेंटली मैं प्रिपेयर था कि भाई ऐसा होने वाला है। और जिस दिन छूटे तो वहाँ पे फिर ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं सच बताता हूँ आपको कि मैं ऐसा समझ रहा था कि बस यहाँ से भी अभी ये भी कन्विक्ट ही करेंगे, फिर हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है कुछ और साल लगेंगे, तब तक हम मर जाएंगे अंदर। तो इस तरह से जहनियत बन जाती है। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, हाँ। एक तरफ आप ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, और हाँ। एक तरफ आप दोनों अदालतों में ये भी करें कि मुझे कन्विक्शन लगेगा। हाँ। ये क्यों फीलिंग हो रही है आपको? देखिए, होता क्या है, आदमी जो है उम्मीद के ऊपर जो है रहता है, लेकिन अंदर अंदर जो फीलिंग आती है ना कि ये जो देख रहे हैं हम कि क्या होने वाला है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो भी सकता है, 50-50% है। तो जब तक के आप सुन नहीं लेते हो कि आपको जो मैंने अक्विट कर दिया है, तब तक उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। तो ये बात रहती है। और प्लस आपको जब आप इतना समय अंदर जो है देखते हो कि आपके साथ में गलत ही होता आ रहा है, तो सोच भी नेगेटिव हो जाती है। तो वहां पे आदमी सोचता है कि नहीं यार, ये मेरे साथ में ये नहीं होने वाला। यानी आपको इतने बड़े झूठे केस में गिरफ्तार कर दिया, इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए, तो आपको ये लग रहा था कि मेंटेलिटी भी, मतलब जेल जाने के बाद, टॉर्चर सहने के बाद आपको लग रहा था कि आप कुछ होने वाला नहीं है, बस सज़ा पे सज़ा ही लगने वाली, पूरा ये पूरा निज़ाम ही करप्ट हो चुका है, ऐसी फीलिंग आती है। अच्छा, मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आपको अप्रूवर बनाने के लिए एटीएस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारे लालच दिए, धमकी दिए, तो वो अप्रूवर आप क्या क्या आपके साथ प्रोसेस हुआ और आपको ही अप्रूवर, ज़्यादातर फोकस आप पे क्यों था? देखिए, मैं जो है, जो पूरा लॉट था 13 लोगों का, उसमें से चॉक एंड चीज़, यानी मुझे आप चीज़ बोल लो या चॉक बोल लो, लेकिन ऐसा था कि 1:12 का रेशियो में मैं 1 था, तो 12। चॉक एंड चीज़ मैं समझा नहीं। यानी कि मैं उसमें बैठता नहीं था कहीं, ना मेरा किसी संगठन से मेरा कोई लेना देना था, कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मेरा जुड़ा हो, यानी कि मैं इसमें कहीं भी बैठता नहीं, मेरा किसी से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो इनका जो ऑफिसर थे वो कह रहे थे कि इन गधों को तू बचा क्यों रहा है। अच्छा, ये ऐसे सवाल, मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि इन गधों को तू क्यों बचाने जा रहा है। तो मैं सोचता था कि मैं किसको बचा रहा हूँ, मैं तो अपने आप को भी नहीं बचा सकता। तो लेकिन अगर अप्रूवर बन जाते, आप बाहर आ जाते, आप अपने आप को बचा लेते। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है, अप्रूवर वो बनता है जिसको उस घटना की मालूमात हो, जानकारी हो, और वो उसमें खुद इन्वॉल्व हो, वो अप्रूवर बनता है। बराबर है, लेकिन आपको जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा था थोड़ा सा, तो आप बोल के निकल सकते थे ना, 19 साल आपके बच जाते। देखिए, बात ऐसी है कि आप थोड़े दिन समझिए कि वो आपने झूठ मान लिया और आप जो है बाहर आ गए जी। लेकिन आप ये भी देखिए कि उन 12 लोगों के घर वाले जितनी बद्दुआएं देते, उनके बच्चे जितनी बद्दुआएं देते, और हाय मुझे लगती उसकी, तो क्या मैं सुकून से रह सकता? मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ और ना था पहले, लेकिन एक चीज़ होती है, आपको ये होता है कि आपके ज़मीर है ना, एक अंदर की आवाज़ आपको बोलती है कि भाई
ये 12 लोगों को झूठ के खिलाफ झूठ बोलकर मैं सुकून से कैसे रहूं? तो इसलिए मैं अप्रूवर नहीं बना और मुझे बहुत सारे लालच दिए गए। मुझे कहा गया कि 25 लाख रुपए तुमको कैश दिया जाएगा, तुमको जो गाड़ी चाहिए वो दी जाएगी। और गाड़ी? हाँ, जो कार 4 व्हीलर। ओके। और प्लास्टिक चढ़ा होगा उसके ऊपर, यानी कि सीट के ऊपर से प्लास्टिक उतरा भी नहीं होगा, ऐसी ब्रांड न्यू लाके तुम्हारे को सील पैक। हाँ, जेल के गेट के बाहर जो है वो खड़ी होगी और तू बैठ के उसमें जाएगा और जहां तू रहता है वहां नहीं रहेगा, हम लोग तेरे को घर बताएंगे, वहां तू रहेगा और हमारे संपर्क में रहेगा। तो इस तरह से जो है पेट्रोल पंप खुला के दिया जाएगा, यानी मुझे पेट्रोल पंप खुल के देंगे जहाँ पे मैं अपना बिजनेस कर सकूँ, मेरा रहेगा वो। तो ऐसे ऐसे सब जो है लालच दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे लॉजिक ये आता है कि आप अगर मुझे सचमुच देना चाहते थे तो पुलिस कस्टडी में मार क्यों रहे थे? जी। साइन लेने के लिए आपने टॉर्चर किया मुझे। जी। लेकिन जब मैं जुडिशियल कस्टडी में आ गया और वहां आप मुझे मार नहीं सकते हो, तो आप मुझे लालच देने लगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है आपको? क्या वो सचमुच ये सब चीजें मुझे देने वाले थे? क्या ऐसा होता था? नहीं। प्लस अगर मैं वो समझो मान लूं कि ये मुझे देने ही वाले थे और मैं ले भी लूं उसको, तो मेरे पास कितने कितने साल रहता? जी। और जो किसी की अगर हमको जो बद्दुआ लगती है तो वो इंसान को जो है ना उसका जीना हराम कर देती है, अंदर से आदमी रह नहीं सकता और वो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको आके लगेगी। बोला जाता है कि 10 साल जो होते हैं, यानी हराम कमाई के 10 साल जो है बहुत ऐश वाले होते हैं, उसके बाद में सब जीरो हो जाता है। तो अगर मैं ले भी लेता और रहता बाहर तो आज तो जीरो में रहता ना। तो जहनी सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं समझू देखूं, 19 साल मैंने काट लिए, ठीक है, तो आज मेरे दिल के ऊपर कोई बोझ नहीं है मैंने कुछ गलत किया हो। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इसके अंदर उनको इंसाफ नहीं मिला। जी। इसका मेरे को बहुत एहसास है। लेकिन क्या ये जो एटीएस के ऑफिसर हैं जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उनको थोड़ी देर के लिए भी ये बात का यानी फिक्र होती होगी कि हमने जो है असली लोगों को नहीं पकड़ा, जिस वजह से जो है और भी ब्लास्ट हुए थे? जी। उनका ज़मीर उनको जगाता नहीं है, अंतरात्मा उनकी कुछ बोलती नहीं उनको कि इतने सारे लोग जो मर गए हैं उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? जी बिल्कुल, उनको तो एहसास नहीं है इस बात का। होता तो री इन्वेस्टिगेशन करते ना। बिल्कुल। आपको फांसी की सज़ा लगी और आप उसी फांसी यार्ड में रखे गए 10 साल, जहाँ पर पीछे फांसी का फंदा है, नागपुर जेल की बात कर रहा हूँ मैं। और वो अक्सर आकर के उसकी सफाई करते हैं, ग्रीसिंग लगाते हैं, है ना, झाड़ू पोछा करते हैं और देखते रहते हैं कि भाई ये वर्किंग कंडीशन में है क्या नहीं, कि किसी को फांसी पर लटकाना है। जब वो लोग आते थे, आपको आवाज़ें आती थी, तो आपको क्या फीलिंग लगती थी? क्या ऐसा लगता था कि यार मेरा भी नंबर आने वाला है, मेरे को भी एक दिन इधर मार दिया जाएगा? असल में यानी हम जब उधर पहुंचे थे तो उससे कुछ दिन पहले 93 ब्लास्ट के एक याकूब मेमन को वहाँ फांसी दी गई थी। जी। तो मशीन जो है वर्किंग कंडीशन में थी और उसको चेक किया जाता था। जी। तो उसमें जो उसको चेक करने के लिए होता ये है कि आपका जो वज़न है जी। उस वज़न का पुतला होता है, उसको लगाते हैं वहाँ पे बिल्कुल। और रस्सी से उसको चेक करते हैं गिराकर। तो जो क्रीकिंग आवाज़ आती है जब वो प्लेट नीचे से हिलती है, जहाँ से जो बॉडी नीचे स्विंग की जाए, तो उसकी आवाज़ जो है बहुत यानी क्वी 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 ऐसी टाइप की आवाज़ आती है कि ये अब जो है तख्ताएदार जो है खुल गया है और आदमी जो है लटका है। तो तसव्वुर होता है आदमी को कि एक दिन शायद मुझे भी यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये खौफ जो है बरकरार रहता है आपके ऊपर। और ये सबको मालूम है, अंदर जेल के अंदर जो है सुपरिटेंडेंट होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उसके साथ में, उन सबको पता होता है कि फांसी के अंदर जो आदमी होता है उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब होती है। जी। तो अभी जो फिलहाल वहाँ पे सुपरिटेंडेंट है वो बहुत ही अच्छी जहनीत के हैं और वो जो है यानी कि इस बात की ज़रूर केयर करते हैं कि किसी फांसी के जो आरोपी है उसको तकलीफ ना हो। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है बाकायदा इस तरह से जो है इसको चीज़ों को जो है चेक किया जाता था और जो है
यानी वहाँ पे जो कांस्टेबल जो ड्यूटी पे आते हैं वो लोग बोलते हैं बात करते हुए कि आता काय गरज है लाइटची. तो यानी कि ये बात आपको छोड़ के जाएंगे कि आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों बोला इसने कि अब लाइट की मुझे क्या जरूरत है. मरना ही है कुछ दिनों में. तो इस तरह से जो है आपके ऊपर जो है शुरुआत की बात बता रहा हूँ. अभी जो मैं समझो लास्ट के अभी 3 साल 2022 23 24 से आए, तो अभी जो है सुपरिटेंडेंट वहाँ पे जो है इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऐसा किसी को तकलीफ ना हो जहनी तौर पर. जी. तो ऐसे लोग कम होते हैं. अक्सरियत जो ऐसी होती है कि आपको जो है डराते हैं, डरा के रखते हैं अंदर दिमाग में आपके जो है ऐसा हो कि आप सुकून से सो ना सको. यानी कि आपको जो है नींद की गोली के बगैर नींद नहीं आती वहां पे ऐसी जगह आप पे. भी लेते थे? मैं शुरू में लेता था, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया. मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह और एक्सरसाइज से शुरू किया काम. मुझे कहा गया था कि ब्रेन में ऑल्टरेशन होते हैं और होते हैं ज़रूर ज़रूर. इसमें जो है यानी आपको हेलुसिनेशन होगा उन गोलियों से. तो मैंने बंद किया. यानी कि मुझे 2 साल तक वो गोली लेने की ज़रूरत पड़ी थी. उसके बाद में मैंने बंद किया उसको. बाकी लोग जो है वो गोली लेते हैं और उसका टाइमिंग होता है. लेकिन क्या होता है कि जो गोली देने के लिए जो कांस्टेबल आता है वो देखता है कि आप सो गए हो और वो आपको आवाज़ देकर और दरवाज़ा हिलाकर जो है जगाता है और कहता है कि तुम्हारी नींद की गोली है, खा लो. हालांकि वो सोया है, जबकि वो सो चुका था वो. जरूरत नहीं है. तो ये होता है. अब उसके बाद में जब आप अक्सर कब मैं नहीं बता सकता, लेकिन नींद से ऐसे जगा दिया जाए तो किसी को भी चिढ़ होगी और गुस्सा आएगा. तो उसके बाद में फिर नींद नहीं आती जब गुस्सा आ गया तो. सही बात. तो ये चलता है, अभी भी चल रहा होगा. वहाँ पे फांसी के लोग हैं. लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो अभी जो सुपरिटेंडेंट है फिलहाल वहाँ पे, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो या कंप्लेंट ना आए. लेकिन अगर वो बदल गए और दूसरा कोई आया तो फिर वही मैटर चलेगा. मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने एक बात कही कि फांसी आर्ट में जो वो सफाई करते हैं, पुतला गिराते हैं और उसकी आवाज़ आती है और उसका असर कैदी पे लामुहला पड़ता ही है. तो क्या ये जेल वालों के लिए पॉसिबल नहीं है कि कैदी, फांसी वाले कैदियों को एक ऐसी जगह रखे जाए जहाँ पर फांसी का फंदा दूसरी जगह हो, ताकि उसका जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है उन पे ना पड़े. रोज़ जी जी के मरना और मर मर के जीने वाली कैफियत से निकालने की कोशिश कर सकते हैं वो लोग. ऐसा है कि वो फांसी का जो यार्ड है जी. वो है एक डिस्टेंस पर ही, जहाँ से दिखाई नहीं देता, ये आवाज़ें आती है. वो देखने के लिए आप यानी उस तरफ जाना पड़ता है जहाँ जाना अलाउड नहीं है. जी. आप जो है वहाँ पे जा नहीं सकते. वो जो जहाँ पे यार्ड ख़त्म होता है उसके पीछे एक जगह है, 10 फुट की दूरी होगी उसकी, और फिर वहाँ से गेट बना हुआ है जिसमें से अंदर जाते हैं. और पीछे एक यार्ड है जिसका नाम है आदान. वहाँ से वो गेट है, वहाँ से उस बॉडी निकाली जाती है. अजान. कोई आदान. अदान. तो वो बॉडी वहाँ से निकाली जाती है इसलिए ताकि दूसरों को दिखाई ना दे, और उसको जो है एक अलग गेट से निकाला जाता है ताकि मेन गेट के ऊपर जो लोग हैं वो भी ना देखें उसको. जी. तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखा भी जाता है. और बाकी जो है आवाज़ को तो कैसे आप रोकेंगे, यानी वो डिस्टेंस होने के बाद में भी वो उसकी आवाज़ तो है और वो हैवी मेटल है. काफ़ी दूर अगर उनको रख दिया जाए तो देखिए काफ़ी दूर होने के बाद में भी वो आवाज़ तो वहाँ ट्रैवल होती ही है, क्योंकि ये जो जेल बना हुआ है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ही शांत है जी. और आवाज़ बहुत दूर तक ट्रैवल करती है. अच्छा. तो यानी कि अगर आप दूसरे यार्ड में भी हो और कोने में खड़े हो तो वहाँ पे भी आपको उसकी आवाज़ आएगी. मैं ऐसे फांसी यार्ड में भी आपने किताबें पढ़ी, आपने आमिर उस्मानी की किताब का शेर व शायरी का तर्जुमा किया, अपने आप को रिवॉल्व करने की, या आप ये समझिए कि ज़माने से अपने आप को बाकी रखा, ये क्या क्या आपने काम किया, ये जज्बा कहाँ से मिला आपको? असल में ये कैसा है कि आप अपने आप को चैलेंज करते हो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ. और उर्दू ज़बान में जो एक चीज़ लिखी हुई है तो क्या उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो.
और इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हो कि आप वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन न हो, यानी लोगों को समझ में आए कि ये कहा क्या गया है, क्योंकि ये इस दूसरी ज़बान में मौजूद नहीं है और बहुत सारे लोग उर्दू नहीं पढ़ते, जी तो अब वो खो न जाए, क्योंकि ये है हीरे जवाहरात है, मोती हैं जी जो एक ज़बान के माध्यम से जो है दूसरों के पास पहुंचे नहीं, ये कमी की वजह से, क्योंकि आपने वो ज़बान पढ़ी नहीं अगर, तो आपको पता ही नहीं कि आपने क्या मिस कर दिया है। और जी आपको उसमें जो है पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि दुनिया को देखने का एक अलग व्यू भी है। तो मुझे ये चैलेंज था कि क्या मैं इसके साथ में जस्टिस कर सकता हूँ, तो उस पर मैंने जो है अपने आप पर लेकर वो किया, लिखा, और कोशिश पूरी ये की है कि उसका मतलब ना बदले नहीं, यानी समझ में आए कि क्या लिखा है, सही वाक्य में क्या है। जी और इसके अलावा दूसरे भी कुछ मजमून थे जो मैंने, हमारे साथी थे उनको जो है अपने घर वालों पे, अपने बच्चों की तरबियत के लिए चाहिए थे, तो वो उर्दू नहीं जानते थे और इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तो उनका भी ऐसा था कि मुझे आप इंग्लिश से ट्रांसलेट करके दे दो, तो मैं वो करता था इस तरह से। तो ट्रांसलेशन का काम काफ़ी किया मैंने, और इसमें क्या होता था कि आपका टाइम जो है आप कब जा रहा है और कहाँ जा रहा है आपको समझ में नहीं आता, और ये काम भी हो रहा है और उसमें लगन भी आ रही है और आपका जो है एक एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से मैं ये ट्रांसलेशन का काम करता था। नवेद में 19 साल के पीरियड में आपके रिश्तेदारों में कई लोगों का इंतकाल हुआ होगा, वालिद का आपके इंतकाल हुआ, लेकिन आपको उनके इंतकाल में मैयत में जाने का मौका नहीं मिला, उनका आखिरी दीदार नहीं हुआ। वो तकलीफ़ को आदमी आज भी आप मिस करते हैं फादर को, वो तकलीफ़ को आप कैसे बयान करें? ये ऐसी चीज़ है जो बयान की नहीं जा सकती, और सबका जो है अपने रिलेटिव से जो है लगाव का जो मतलब स्तर होता है वो अलग अलग होता है। तो आप जितना अपने वालिद से मोहब्बत करते होंगे शायद मैं नहीं कर सकता, और मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ शायद आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा है कि इसका कोई मेयार या वो नहीं है कि जिसमें आप उसको तोल के बता सको कि कितनी मोहब्बत थी और क्या मैं कर सकता था और क्या, लेकिन तकलीफ़ जो है वो होती है और बाकी रहती है। और ये तो ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगी जब तक आँख खुली है तब तक वो तकलीफ़ रहेगी, और मर गए तकलीफ़ ख़त्म हो गई। जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपको कहा कि आप तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको अदालत में पेश किया जाता था, और हाई कोर्ट ने कहा कि हम सबको बाइज़्ज़त बरी करते हैं, सबकी सज़ाएं ख़त्म करते हैं, वो लम्हा आप कैसे याद करते हैं? बहुत इमोशनल था लम्हा वो, और सबसे पहले जो नाम अल्लाह ताला का नाम निकला कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और बस उसके साथ आंसू भी निकले, खुशी क्योंकि के आंसू। इतने साल के बाद में, यानी हम जो सोच रहे हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ से भी अब ये भी फांसी ही देंगे और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैं कितना गलत था जी ये सोचना, ये मेरा सोचना कितना गलत था, और अल्लाह ताला है और उसने बिल्कुल। मदद की है हमारी। तो ये अपने जो ईमान है वो रीइंस्टेट हो गया, और रिपेंटेंस बोलते हैं बोलो उसको, कि गलत सोच रहे थे कि ये ऐसा ऐसा होगा, और सबसे पावरफुल और अलमाइटी जो है वो अल्लाह है। तो इन्हें मिक्स्ड फीलिंग्स है, सब कुछ उसमें, खुशी भी है उसमें, गम भी है, रिपेंटेंस भी है अपने, यानी जो हमारे रिलेटिव थे जिनको हम नहीं मिल पाए, यानी अभी बाहर जाने के बाद में उनसे नहीं मिल पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें रहती है। और इस बात का भी एहसास कि भाई पिछले 19 सालों से जो आप क्लेम कर रहे थे कि हम बेगुनाह हैं, हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं, आज जाके हाई कोर्ट ने उसको कबूल किया। हाँ, तो एक बहुत बड़ा बोझ जो था, जो कंधों पे रखा हुआ था, वो उतर गया था उस दिन। जी बिल्कुल। आप खेल में आप बहुत मैंने सुना है नॉवेल्स आप बहुत पढ़ते थे, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी के नॉवेल वगैरह, तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ज़रा कुछ किताबों के बताइए कि भाई जो उसने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो, याद रह गई है। वैसे किताबें तो बहुत पढ़ी मैंने, जी तो एक अगर किसी को पॉइंट आउट करना चाहो तो नहीं कर सकता, चंद किताबें। लेकिन इंग्लिश में समझिए हदीस की किताब
ने ज़्यादा मुतासिर किया। हदीस जी। मुस्लिम शरीफ सही मुस्लिम, जी, और उसमें जो है अपना ज़िंदगी बिताने का जो तरीका है, बिल्कुल तो यानी जगह जगह पर आपको जैसे पता चलता है कि आप क्या गलत कर रहे थे और सही चीज़ क्या है, क्योंकि जी, किताबी का नाम सही है, सही मुस्लिम। तो वहाँ अपने आप को जो अपन करेक्ट करने का जो मौका मिला उस किताब से, उसकी जो जितनी वॉल्यूम थी वो सब पढ़ने में, तो वो रहा। उसके अलावा इंग्लिश किताबें जो है, नॉवेल्स पढ़ी मैंने, तो इंस्पिरेशनल जो थी जेफरी आर्चर की थी, और एक सीरीज थी चली उसकी, द सिंस ऑफ द फादर थी, फिर दिस वाज अ मैन। तो उसमें बहुत सारे जो है, यानी कि इंसान को कौन से मरहलों से गुजरना होता है, और हिम्मत नहीं हारनी है। जी, तो ये जहाँ जहाँ हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसे इनोसेंट मैन करके एक किताब पढ़ी थी जॉन ग्रिशम की। वो एक रिटायर्ड वकील है, वो जो फुल टाइम किताब लिखते हैं, ऑथर है। तो उनकी कोर्ट रूम ड्रामा वाली किताबें रहती है, तो हमारे से रिलेटेड, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था, जहाँ पे वो एंड में आता था कि ये अब ये बेगुनाह जो है बाइज्जत बरी हो गया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक आंसू निकल जाता था कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है, तो आगे चल के शायद हो सकता है। तो ये इसकी उम्मीद रहती थी, ये किताबें कुछ उम्मीद भी देती थी, एक सबक भी देती थी। तो ये दो किताबें जो है ज़्यादातर। उर्दू में भी किताबें पढ़ते थे आप? उर्दू में तर्जुमा पढ़ा है कुरान का, और रहीकुल मखतूम, और अफजल उस्मानी की किताबें पढ़ी, अल्लामा इकबाल की किताबें पढ़ी। आमिर उस्मानी की? जी, अफजल उस्मानी, आमिर उस्मानी, आमिर उस्मानी। आमिर उस्मानी। तो और भी जो है, इब्ने सफ़ी? इब्ने सफ़ी जो है एक आध पढ़ी हो शायद, अच्छा, तो नागपुर में पढ़ी मैंने। जी। आपको नागपुर जेल के अंदर आप पे हमले भी हुए कुछ कुछ कैदियों ने, वो क्या रहा मामला? आप तो इतने मतलब सोबर किस्म के आदमी हैं, जॉली किस्म के आदमी हैं और एकदम सॉफ्ट स्पोकन है, आप पे हमला करने की वजह? देखिए, वो कुछ लोग जो है जहालत में ऐसा करते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती, और जो कुछ ना कुछ करके आता है वो समझता है कि दूसरा भी कुछ करके आया है, जी, और जो कुछ नहीं करके आया हुआ है वो समझता है कि दूसरा कुछ नहीं करके आया हुआ है। अच्छा, तो मैं इनोसेंट था तो सोचता था कि सब लोग इनोसेंट हैं, हाँ। और जो क्रिमिनल था जो वो क्रिमिनल था समझ वो ये भी सोचता था क्रिमिनल ये भी क्रिमिनल है, तो कुछ करके ही आया होगा, ऐसे तो पुलिस डालती नहीं। जी, तो ये जगह पे जहाँ पे कौन कितनी हद तक और कहाँ तक जा सकता है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना ही जेल की प्रशासन लगा सकती है। जी, तो अनप्रिडिक्टेबल रहता है ये, और कौन क्या सोच रहा है, कभी कोई पब्लिसिटी चाहता है, और इसको साथ में कुछ भी हुआ तो पेपर में आएगा, अपना नाम हो जाएगा, तो ये भी रहता है एक पीछे। तो 3-4 कारण होते हैं, एक कोई कारण बता नहीं सकता मैं आपको। जी। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनका नाम करना है उनको, तो इसीलिए ये सब चीज़ें करते हैं। अभी माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आप रिहा हो गए, आप एक आज़ाद मैन हैं। अभी आपके अज़ाइम क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं? अभी देखिए, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इतने साल के बाद में भी अभी अभी ऐसी उम्र नहीं कि मुलाजिमत की जाए, जी, और सोचे भी अगर कि कर ली जाए तो कोई देगा नहीं, क्योंकि एक छाप पड़ी हुई है ना इसके पीछे। तो टेररिज्म का केस है, तो उसके पीछे एक ऑरा आता है साथ में, जो फ्री में आता है। तो वो होता ये है कि आप बाइज्जत बरी भी हो चुके हो, हाई कोर्ट ने दे दिया, आपको छोड़ दिया है कि आप जो है वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हो, रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन जो भी आप कर सकते हो। लेकिन सोसाइटी जो है वो डरती है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है, इज्जत, नाम, शोहरत, पैसा वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो हर कोई वो खोने से डरता है, तो फिर आपको खड़ा नहीं करता है। तो अभी आखिर में अगर आप आज के जो मुस्लिम नौजवान हैं, मुस्लिम यूथ है, क्योंकि आप गए थे बिल्कुल यूथ ज़माना था, 25 साल के थे आप, और एक टेररिज्म के केस में आप झूठे गए और आए भी। अभी एक ज़माना 2 दशक जिसे कहते हैं ना, 2 अरसा गुजर गया, अशरा गुजर गया। आज के जो मुस्लिम नौजवान हैं,
उनको कोई मुख्तलिफ़ केसेस में पकड़ा जा रहा है, फंसाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। अगर इन नौजवानों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो क्या मैसेज? मॉरल मैसेज, मॉरल हो हर तरह का, दुनिया व आखिरत। देखिए बात ऐसी है कि तकदीर से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जी बिल्कुल। तो जो वक्त है आपका, उस वक्त पे आपको जो चीज़ मिलनी है वो मिल जाएगी, और तकदीर में जितना लिखा है वो मिल के रहेगा आपको, वो कोई कम नहीं कर सकता। आपकी दुआएं आपको उस तकदीर को जो है बदल के बढ़ा सकती है, उसको आपसे बरकत हो सकती है, लेकिन कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो तकदीर ऐसी है कि आपको जो है ईमान का छठा जुज़ है, अगर अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ईमान मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो लिखा है उस पर आप सेटिस्फाई रहो, कंटेंट रहो, और तवक्कल, अल्लाह ताला पे भरोसा किया है कि हाँ, जो ज़मीन और आसमान है उसके दरमियान में जो कुछ है उसका राज़िक, खालिक, मालिक वही है। तो उसके साथ में अगर आपने दोस्ती की तो फिर आपको कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है कि तुम मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाते हो, मैं तुम्हारी तरफ दोनों हाथ बढ़ाता हूँ। तुम मेरी तरफ चल के आते हो, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आता हूँ। तुम मेरी तरफ तवज्जो करता है, मैं अपनी पूरी तवज्जो तेरी तरफ करता हूँ। तो अल्लाह ताला बंदे को जो है 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला करता है उसने सिर्फ 1% जो है माँ के दिल में रखी है दुनिया में, 99% उसने अपने पास रखी है। तो ये 99% मोहब्बत कितनी है आपको अंदाज़ा नहीं है। तो लेकिन आपको इस बात के ऊपर यकीन करना है कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, बिना रुके देख रहा है, और उसने आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो आपका खालिक है, आपका मालिक है, आपका राज़िक भी वही है, हिफाजत करने वाला भी वही है। और जब आपकी जो लिखी है आपको मौत आनी है तो आप किले में चले जाओ मजबूत, वहाँ आप नहीं बचोगे, और जहाँ लिखी जाना है तो चले जाओगे आप, कुछ रोकने वाला नहीं है। तवक्कल अल्लाह आपका मैसेज अगर एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे नवेद हुसैन ख़ान, जो हमारे साथ काफ़ी देर से बात कर रहे थे, और पहली बार खुलकर इन्होंने जेल की बातें और किस तरह इन्हें केस में फंसाया गया है, उन्होंने अपनी ज़बान से वो सारी चीज़ें बताई है। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को जो वेस्टर्न रेलवे के फ़र्स्ट क्लास जेंट्स कंपार्टमेंट में जो 7 ब्लास्ट हुए थे, ATS का इल्ज़ाम ये था कि नवेद ने उस एक ट्रेन में बॉम्ब को प्लांट किया था कुछ पाकिस्तानियों के साथ मिल कर के, और जिसके बाद कई लोग हलाक और ज़ख्मी हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवेद हुसैन ख़ान की ना सिर्फ फांसी ख़त्म की, ना सिर्फ उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया, बल्कि उनके साथ जो 12 लोग थे उन सबको बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जो आज हमारे सामने आप देख रहे हैं। हम नवेद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे हालात में हमसे बात करने पर आमादगी ज़ाहिर की और खुलकर अपनी बातें रखी है। 7/11 के जो दीगर कैदी बचे हैं, बाइज़्ज़त बरी कैदी, उनके भी इंटरव्यूज़ आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अब तक हमने 7 लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर लिए हैं, जो बचे हैं वो भी रिकॉर्ड करके आप तक हम जल्द ही पहुंचाएंगे। तो अब इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।